हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPCE 23 इंटरवेंशंस इन काउंसलिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD। डिस्क्राइब द टेक्निक्स फॉर हेल्पिंग चिल्ड्रन विद ASD। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पहले ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD के कॉजेज एक्सप्लेन करने हैं, जैसे जेनेटिक, बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। उसके बाद हमें उन टेक्निक्स को डिस्क्राइब करना है जो बच्चों को ASD में हेल्प करती है, जैसे थेरेपीज और इंटरवेंशंस। आंसर। इंट्रोडक्शन। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चों को सोशल कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, उनकी इंटरेस्ट्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और रिपेटिटिव बिहेवियर्स दिखते हैं। स्पेक्ट्रम वर्ड ये दिखाता है कि हर बच्चे में सिम्टम्स अलग अलग और इंटेंसिटी भी डिफरेंट होती है। ASD के कॉजेज समझना जरूरी है क्योंकि उसी के बेसिस पर इंटरवेंशंस डिजाइन किए जाते हैं। रिसर्च यह कहती है कि जेनेटिक और एनवायरमेंटल दोनों हाई फैक्टर्स इसका रोल प्ले करते हैं। कॉजेज समझने के बाद हमें उसके ट्रीटमेंट और सपोर्ट टेक्निक्स को डिटेल में लिखना है। मेन बॉडी। 1. कॉजेज ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD। जेनेटिक फैक्टर्स। फैमिली स्टडीज दिखाते हैं कि ASD अक्सर फैमिलीज में रिपीट होता है। कुछ स्पेसिफिक जीन्स जैसे SHUNK3, CHD8 एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट से जुड़ी होती है। फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम और रेट सिंड्रोम जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स ASD का रिस्क बढ़ते हैं। न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स। ब्रेन इमेजिंग में फ्रंटल लोब, सेरेबेलम और अमिगडाला में डिफरेंसेस माइल है। न्यूरोट्रांसमिटर्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामीन के लेवल्स एबनॉर्मल पाए गए हैं। प्रीनेटल और पेरिनेटल फैक्टर्स। प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शंस, टॉक्सिन्स या ड्रग्स का एक्सपोजर रिस्क बढ़ा सकता है। बर्थ कॉम्प्लिकेशंस जैसे ऑक्सीजन की कमी भी एक फैक्टर हो सकती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मदर या फादर की ज्यादा एज होने पर रिस्क बढ़ जाता है। पॉल्यूशन और हैवी मेटल्स के एक्सपोजर से भी ASD का रिस्क होता है। ओवरऑल ASD एक मल्टीफैक्टोरियल कंडीशन है जिसमें जीन्स और एनवायरनमेंट दोनों का रोल होता है। 2. Techniques for helping children with ASD. Behavioral interventions. Applied behavior analysis ABA. Positive reinforcement से बच्चों के behavior improve किए जाते हैं। Discrete trial training DTT. Learning को small steps में divide करके practice कराई जाती है। Communication training. Speech therapy. बच्चे की language और verbal communication improve होती है। PECS Picture Exchange Communication System. नॉन वर्बल बच्चों के लिए पिक्चर्स और सिंबल्स का यूज। AAC डिवाइसेस। मोबाइल ऐप्स या टूल्स जो कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग। ग्रुप एक्टिविटीज और रोल प्ले से शेयरिंग, टर्न टेकिंग और फ्रेंडशिप स्किल्स सिखाई जाती है। प्ले थेरेपी स्ट्रक्चर्ड गेम्स के थ्रू इंटरैक्शन बढ़ता है। एजुकेशनल इंटरवेंशंस। IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। स्कूल में टेलर्ड लर्निंग प्लान। TEACCH प्रोग्राम। स्ट्रक्चर्ड टीचिंग और विजुअल एड्स का यूज। ऑक्यूपेशनल एंड सेंसरी थेरेपी। फाइन मोटर स्किल्स और डेली लिविंग एक्टिविटीज इंप्रूव होती है। सेंसरी इश्यूज जैसे साउंड या टच के हाइपरसेंसिटिविटी मैनेज किए जाते हैं। मेडिसिन्स सपोर्टिव। मेडिसिन्स क्योर नहीं करती, लेकिन हाइपर एक्टिविटी, अग्रेशन और एंजाइटी को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। हर बच्चे के लिए इंटरवेंशन अलग होता है, लेकिन अर्ली और कंसिस्टेंट थेरेपी बेस्ट रिजल्ट्स देती है। कंक्लूजन। ASD एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है जिसका कॉज जीन्स, ब्रेन और एनवायरनमेंट सब होते हैं। बच्चों को कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स और बिहेवियर में दिक्कत होती है, लेकिन अगर उन्हें राइट थेरेपी मिले तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सकती है। बिहेवियरल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन जैसे इंटरवेंशन सबसे इफेक्टिव होते हैं। जल्दी डायग्नोसिस और फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Describe the techniques of behavior modification and point out its advantages and limitations. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन के अलग अलग टेक्निक्स एक्सप्लेन करने हैं, जैसे रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, मॉडलिंग, शेपिंग etc। उसके बाद हमें बताना है कि इनके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या लिमिटेशंस या चैलेंजेस होते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। बिहेवियर मॉडिफिकेशन एक थेरेप्यूटिक अप्रोच है जो मेनली लर्निंग थियरीज जैसे ऑपरेंट और क्लासिकल कंडीशनिंग पर बेस्ड है। इसका मेन फोकस मैलअडैप्टिव बिहेवियर्स को कम करना और पॉजिटिव बिहेवियर्स को प्रमोट करना है। B.F. स्किनर, पावलोव और बैंडूरा जैसे साइकोलॉजिस्ट्स ने इसके डेवलपमेंट में बहुत योगदान दिया। इस आंसर में हम टेक्निक्स, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जब हम डिजायरेबल बिहेवियर के बाद रिवॉर्ड देते हैं ताकि वो दोबारा रिपीट हो। एग्जाम्पल, होमवर्क कंप्लीट करने पर चाइल्ड को चॉकलेट देना। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जब किसी पॉजिटिव बिहेवियर के बाद कोई अनप्लेजेंट चीज हटा दी जाए। एग्जाम्पल, स्टूडेंट को स्कोल्डिंग से बचने के लिए पढ़ाई करना। पनिशमेंट। अनवांटेड बिहेवियर को कम करने के लिए नेगेटिव आउटकम देना। एग्जाम्पल, अग्रेसिव बिहेवियर पर चाइल्ड को टाइम आउट देना। एक्सटिंक्शन। जब किसी बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट देना बंद कर दिया जाता है तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल, बच्चे के टैंट्रम्स को इग्नोर करना। शेपिंग। जब हम स्टेप बाय स्टेप छोटी प्रोग्रेसेस को रिवॉर्ड करते हैं ताकि फाइनल डिजायर्ड बिहेवियर डेवलप हो। एग्जाम्पल, बच्चे को बोलना सिखाने में पहले साउंड्स, फिर वर्ड्स और फिर सेंटेंसेस रिवॉर्ड करना। मॉडलिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। दूसरों को देखकर और कॉपी करके सीखना। एग्जाम्पल, चाइल्ड अपने पेरेंट्स को पोलाइट देखकर खुद भी पोलाइट होना। टोकन इकोनॉमी। टोकन्स देना जो बाद में रियल रिवॉर्ड में बदले जा सकते हैं। एग्जाम्पल, क्लास में गुड बिहेवियर के लिए टोकन्स देना जिसे लेटर एक्स्ट्रा प्ले टाइम में कन्वर्ट करना। 2. एडवांटेजेस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। एविडेंस बेस्ड और प्रैक्टिकल। रिसर्च बेस्ड और इजीली अप्लाई किया जा सकता है। क्विक रिजल्ट्स। रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट से फास्ट बिहेवियर चेंज होता है। हर सेटिंग में यूजफुल। स्कूल्स, क्लिनिक्स, होम्स और इवन एडिक्शन ट्रीटमेंट में उस होता है। पॉजिटिव बिहेवियर प्रमोट करता है। लॉन्ग टर्म हेल्दी हैबिट्स बनता है। कस्टमाइजेबल। इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से डिजाइन किया जा सकता है। 3. लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। सरफेस लेवल चेंज। बिहेवियर चेंज होता है लेकिन इमोशंस या कॉग्निशन पर फोकस नहीं होता। रिवॉर्ड डिपेंडेंसी। जब तक रिवॉर्ड मिलता है तब तक हाई बिहेवियर कंटिन्यू होता है। एथिकल कंसर्न्स। पनिशमेंट का मिसयूज हार्मफुल हो सकता है। जनरलाइजेशन प्रॉब्लम। एक सेटिंग में सीखा हुआ बिहेवियर दूसरे सेटिंग में अप्लाई नहीं होता। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। अगर रीइंफोर्समेंट ना हो तो पॉजिटिव चेंज फेड हो जाता है। कंक्लूजन। बिहेवियर मॉडिफिकेशन एक स्ट्रक्चर्ड और इफेक्टिव मेथड है जिसमें रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट और मॉडलिंग का उस करके बिहेवियर बदला जाता है। यह थेरेपी स्पेशली स्कूल्स और काउंसलिंग सेटिंग्स में बहुत यूजफुल है, लेकिन इसके कुछ एथिकल और लॉन्ग टर्म चैलेंजेस भी हैं। इसलिए बेस्ट रिजल्ट्स तब आते हैं जब इससे कॉग्निटिव और इमोशनल थेरेपीज के साथ कंबाइन किया जाए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Discuss the main tenets of client-centered counseling. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग के मेन आइडियाज और प्रिंसिपल्स बताने हैं जो कार्ल रॉजर्स ने दिए थे। इसमें हमें एम्पैथी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, जेन्युइननेस जैसे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने हैं और काउंसलिंग में उनकी इंपॉर्टेंस बतानी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग, जिसे पर्सन सेंटर्ड थेरेपी भी कहते हैं, कार्ल रॉजर्स ने 1940-50 में डेवलप किया था। ये एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है जो मानता है कि हर इंसान के अंदर ग्रोथ और हीलिंग की कैपेसिटी होती है अगर उन्हें सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिले। इस थेरेपी का मेन फोकस एडवाइस देना नहीं, बल्कि एक सेफ और एक्सेप्टिंग स्पेस बनाना है। इसके 3 कॉ कंडीशंस, एम्पैथी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड और जेन्युइननेस, काउंसलिंग को इफेक्टिव बनाते हैं। मेन बॉडी। 1. फिलॉसफी ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग। इस अप्रोच का मेन बिलीफ है कि हर क्लाइंट के अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की कैपेसिटी होती है। काउंसलर का रोल डायरेक्टिव नहीं होता, बल्कि एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। रॉजर्स के अकॉर्डिंग, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तब होती है जब रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में गैप होता है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो खुद को वर्थलेस समझता है डिस्पाइट गुड मार्क्स, काउंसलिंग के जरिए अपनी रियल वैल्यू को समझ सकता है। 2.
3 कोर कंडीशंस। एम्पैथी का मतलब है क्लाइंट के नजरिए से उनकी फीलिंग्स को समझना। ये सिंपैथी नहीं है, बल्कि क्लाइंट के वर्ल्ड में एंटर करना है। एग्जाम्पल, अगर कोई क्लाइंट ग्रीफ में है, काउंसलर उनके दुख को समझ कर रिफ्लेक्ट करे, बिना तुरंत सॉल्यूशन देने की कोशिश किए। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड UPR। इसका मतलब है क्लाइंट को बिना जज किए एक्सेप्ट करना। जब क्लाइंट को अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस मिलता है, तो वो अपने इमोशंस और सोच फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल, एक काउंसलर एक टीनेजर को एक्सेप्ट करता है जो रिस्की बिहेवियर ट्राई कर रहा है, बिना कंडेम किए। कॉन्ग्रुएंस, जेन्युइननेस। काउंसलर को ऑथेंटिक और रियल रहना चाहिए, फेक मास्क पहने बिना। यह ट्रस्ट बनाता है और ऑनेस्टी का मॉडल सेट करता है। एग्जाम्पल, अगर काउंसलर को डाउट है, तो वो ऑनेस्टली एडमिट करे इंस्टेड ऑफ प्रिटेंडिंग। 3. रोल ऑफ क्लाइंट और काउंसलर। क्लाइंट का रोल। क्लाइंट अपनी लाइफ का एक्सपर्ट होता है। वो डिसाइड करता है कि किस बारे में बात करनी है और किस पेस पर आगे बढ़ना है। थेरेपी का एम है क्लाइंट को एम्पावर करना। काउंसलर का रोल। काउंसलर एक फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। वो गाइड करता है, डायरेक्टर नहीं बनता। फोकस होता है बीइंग विद द क्लाइंट, ना कि डूइंग समथिंग टू द क्लाइंट। 4. एप्लीकेशंस और इफेक्टिवनेस। एप्लीकेशंस पर्सनल, करियर और एजुकेशनल काउंसलिंग में काफी यूजफुल है। सेल्फ एस्टीम इश्यूज, स्ट्रेस, एंजाइटी और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के लिए हेल्पफुल है। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेटिंग्स में भी होता है। इफेक्टिवनेस, जब एम्पैथी, UPR और जेन्युइननेस प्रोवाइड किए जाते हैं, तो क्लाइंट्स अपने प्रॉब्लम्स को बेटर तरीके से सॉल्व करते हैं। क्रॉस कल्चरल सेटिंग्स में भी काफी इफेक्टिव पाया गया है। लिमिटेशंस, सिवियर साइकियाट्रिक केसेस में लिमिटेड इफेक्टिवनेस होती है। कुछ क्लाइंट्स को स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस की जरूरत होती है, जो ये अप्रोच नहीं देता। कंक्लूजन, क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग काउंसलिंग फील्ड की सबसे पावरफुल अप्रोचेस में से एक है। इसमें काउंसलर की अथॉरिटी के बजाय क्लाइंट के पोटेंशियल पर फोकस होता है। एम्पैथी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड और जेन्युइननेस के जरिए क्लाइंट को सेल्फ अवेयरनेस और ग्रोथ मिलती है। हालांकि कुछ सिचुएशंस में ये लिमिटेड होती है, पर ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग के लिए ये अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Explain the important aspects of marriage counseling. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मैरिज काउंसलिंग के मेन एस्पेक्ट्स एक्सप्लेन करने हैं। मतलब काउंसलिंग का फोकस किस चीज पर होता है, जैसे कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना, ट्रस्ट और इंटीमेसी डेवलप करना, और लाइफ ट्रांजिशंस के लिए एडजस्टमेंट। आंसर। इंट्रोडक्शन। मैरिज काउंसलिंग, जिसे कपल्स थेरेपी भी कहते हैं, एक तरह की साइकोथेरेपी है जो कपल्स को उनके कॉन्फ्लिक्ट समझने, सॉल्व करने और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करती है। ये काउंसलिंग सिर्फ डाइवोर्स रोकने के लिए नहीं, बल्कि एक हेल्दी और हैप्पी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए होती है। कार्ल रॉजर्स के क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच और बिहेवियरल टेक्निक्स इस फील्ड में ज्यादा होते हैं। मेन बॉडी। 1. कम्युनिकेशन और इमोशनल एक्सप्रेशन। मैरिज काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कम्युनिकेशन सुधारना। अक्सर प्रॉब्लम्स इसी वजह से होती हैं कि पार्टनर्स एक दूसरे को समझ नहीं पाते। काउंसलर कपल्स को सिखाते हैं ओपन बात करना, एक्टिव लिसनिंग करना और अपने फीलिंग्स को आई स्टेटमेंट्स के थ्रू एक्सप्रेस करना ताकि ब्लेम गेम ना हो। एग्जाम्पल, अगर एक कपल घर के काम पर बार-बार लड़ता है, तो काउंसलर उन्हें कामली नीड्स एक्सप्रेस करना सिखाता है। 2. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। हर रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट होता है, पर उसको रिजॉल्व ना करना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। काउंसलिंग में कपल्स को नेगोशिएशन, कॉम्प्रोमाइज और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाया जाता है। CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, के टेक्निक्स यूज करके उनके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को चेंज किया जाता है। केस स्टडी। अगर एक कपल फाइनेंशियल इश्यूज पे फाइट करता है, तो काउंसलर उन्हें बजट प्लानिंग सिखाता है ताकि फाइट्स कम हो। 3. इंटीमेसी, ट्रस्ट और इमोशनल बॉन्डिंग। ट्रस्ट और इंटीमेसी का ब्रेकडाउन मैरिज को वीक बना देता है। काउंसलिंग कपल्स को ट्रस्ट रीबिल्ड करने और इंटीमेसी वापस लाने में हेल्प करती है। एक्सरसाइजेस जैसे गोत्तमान का लव मैप्स कपल्स को एक दूसरे के हॉबीज, फियर्स और डिजायर समझने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, अगर किसी रिलेशनशिप में इनफिडेलिटी हुआ है, तो काउंसलिंग फॉरगिवनेस और ग्रेजुअल ट्रस्ट रीबिल्ड करने पर फोकस करती है। 4.
लाइफ ट्रांजिशंस और फैमिली रोल्स में एडजस्टमेंट। शादी के बाद नए रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं, जैसे पेरेंटिंग, जॉब स्ट्रेस, इन लॉस के साथ एडजस्ट करना। काउंसलर कपल्स को इन ट्रांजिशन से कोप करना सिखाता है। एग्जाम्पल, न्यूली मैरिड कपल जो इन लॉस के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा, उनके लिए काउंसलिंग हेल्पफुल होती है। कभी कभी फैमिली थेरेपी भी उस होती है अगर प्रॉब्लम सिर्फ कपल तक लिमिटेड ना हो। 5. साइको एजुकेशन और प्रिवेंटिव वर्क। मैरिज काउंसलिंग सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, प्रिवेंशन भी करती है। कपल्स को हेल्दी रिलेशनशिप के स्किल्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के बारे में एजुकेशन दिया जाता है। प्री मैरिटल काउंसलिंग कपल्स को बताता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे हैंडल करना है और एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक कैसे रखनी है। कंक्लूजन। तो ओवरऑल, मैरिज काउंसलिंग कपल्स को कम्युनिकेशन इंप्रूव करने, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने, ट्रस्ट और इंटीमेसी रीबिल्ड करने और लाइफ के चैलेंजेस के साथ एडजस्ट करने में मदद करती है। ये एक प्रिवेंटिव और रेमीडियल दोनों तरह का टूल है जो रिलेशनशिप को हेल्दी और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।